होते मदन मोहन और दिन ब दिन घर में बढ़ती विपन्नता को देखकर माता चिंतित रहने लगी। अंततः मदन मोहन ने 40 रुपए प्रतिमाह की सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली। उन्हीं के शब्दों में, उन दिनों नौकरी न करने का स्वप्न मां के आंसुओं के साथ बह गया। सन 1886 ईस्वी में वे अपने गुरु आदित्य राम भट्टाचार्य के साथ कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में प्रतिभाग करने कलकत्ता पहुंचे। उस सम्मेलन के सबसे युवा नेता मदन मोहन ने अपनी बात कुछ इस तरीके से रखी। No taxation without representation. That is the first commandment in the Englishman political Bible. How can he partner with his concerns and tax us here? His very uneducated fellow subject, as if we were dumb sheep or cattle. We are not dumb any longer. India has found a life at last in this great Congress, and in it and through it, we call on England to be true to her traditions, to her instincts and herself, and grant out right as free-born British citizens. और अंततः मैं बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात दोहराता हूँ। प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, और यह भी पूरी निर्भीकता के साथ कहता हूँ। यह सरकार निरंकुश उठाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हर शिक्षित ब्रिटिश प्रजा को है, तो अधिकार हमें क्यों? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। मदन मोहन की यह स्पष्टवादिता भविष्य के भारत की राजनीतिक में दादा भाई मैं तो नहीं सब और दूसरी भाषा बुद्ध भाषा सवाल दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन के बाद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन यह वाक्य मदन मोहन मालवीय के साथ कुछ इस कदर जुड़ गया कि बौद्धिक समाज में वे चर्चा में आ गए। इसी सम्मेलन में काला कांकर के राजा रामपाल सिंह मदन मोहन के ओजस्वी उद्बोधन को सुनकर मंत्रमुग्ध हुए और उन्हें अपने किले पर आमंत्रित किया। आप जैसे विद्या के स्नेही व्यक्ति का सानिध्य पाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे मिलूं जाऊं। ठीक है राजा साहब, मैं ऐसे ही हूँ। आपको गुरेज है क्या? आप तो जानते ही तभी मेलन से वापस जल्दी लौटा और रहा तो ये हम और शिक्षित समाज दृष्टिकोण सकने ही नहीं। वैसे यदि हमें अंग्रेजों से बराबरी करनी के आचरण के व्यवहार को अपने साथ माफ कीजिएगा राजा साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। यह हमारी धर्म और परंपरा में निश्चित है। बाकी रहा प्रगति की बात, तो उसके लिए परंपरा का त्याग आवश्यक नहीं। नाराज न हो। कलकत्ता अधिवेशन में क्या क्या आपका सबसे मेरे मन में इच्छा थी मैं आपसे आप तो जानते हैं जब हम लोगों ने देखा वहाँ से हिंदुस्तान पत्र निकल हाँ से गाने के साथ और पत्र भी कालाघर से निकलते पत्र के लिए उचित बाधक की जरूरत आपसे बेहतर धन्यवाद राजा साहब कि आपने मुझे योग्य समझा, लेकिन मुझे खुद के लिए संभव नहीं लगा। आप ध्यान करें। आप तो जानते हैं यह पत्र भारतीय समाज के कितना उपयोगी। ठीक है राजा साहब,
लेकिन मेरी 2 शर्तें थी। कौन? पहली तो ये कि आप मेरे संपादन में किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे, और दूसरी बात ये कि आप मदिरापान के समय मुझसे संपर्क नहीं करेंगे। ऐसा प्लीज, तो मैं समझूं कि आपका सत्ताधिकार इस पत्र को मिले। एक बार और विचार कर लीजिए राजा। इन दोनों शर्तों में से यदि किसी एक का भी उल्लंघन हुआ तो इस पत्रिका से मेरा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। आप निश्चिंत रहे, मैं आज्ञा चाहता हूं, जल्द आ। इससे पहले भी मदन मोहन अपने गुरु की अंग्रेजी पत्रिका इंडियन यूनियन का संपादन कर चुके थे। राजा साहब की जैसी अनुमति थी कि आप दोनों में से एक शर्तों को मान लें। दुर्भाग्यवश राजा साहब ने उसमें से एक शर्त तोड़ दी। आपने पत्र को देश के सांसद को करती है। देखिए, आज भी मेरे प्रधानमंत्री लंदन से पत्र आया, उन्होंने आपको भूरी भूरी पत्र दिया। आपका आपके संपादन का वैसे इन 2 वर्षों में आपने यह पत्र के बाद इसके लिए मैं खुद ही आप 2 वर्ष सच में मैंने संपादक काम में कोई ढिलाई नहीं, और ना कभी आपने मेरे कार्य में कोई दखल दिया। मेरी दोनों शर्तों का भी आपने बराबर ध्यान रखा, परंतु आज आपने उन दोनों शर्तों में से एक आपने तो ही खत्म कर दिया। मैंने आपसे कहा जिस भी दिन आपने मेरी एक भी शर्त का उल्लंघन किया, इस पत्र से मेरा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। मैं आपसे जाना जीवन के आदर्श, नैतिकता एवं मूल्य मदन मोहन मालवीय में इस कदर प्रभावी थे कि परिवार के पालन पोषण की एकमात्र आधार संपादक की नौकरी को छोड़ते हुए उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा। हिंदुस्तान पत्रिका से मिले संपादक के अनुभव ही भविष्य में मर्यादा, लीडर, अभ्युदय, सनातन जैसी पत्रिकाओं के संपादन का आधार बना। राजा रामपाल सिंह को अपने वादे के टूट जाने का गहरा मलाल हुआ। उन्होंने मालवीय जी से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उन्हें वकालत पढ़ने के लिए एवं उससे संबंधित सारा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली। शुरू में मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया, किंतु राजा साहब के बहुत आग्रह करने के बाद वे मान गए। सन 1891 में वकालत की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में और 2 साल बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ की। मदन मोहन मालवीय प्रत्येक केस व्यक्तिगत स्तर पर जांच करते थे, उसके बाद उसे अदालत में पेश करते थे। निर्बलों और वंचितों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उन दिनों जब इलाहाबाद में उनकी वकालत शिखर पर थी, तब एक दिन जी हाँ, आपसे मिलकर धन्य हो गया। बात नहीं।
अदालत में इकट्ठा हुए लोग काला लगा पाने या कितना हासिल गर्मी में काला कोट पहनना कहाँ तक सही जलवायु यूरोप किसी ठंडे भी नहीं में मैं ज्यादा बुरा दिखता हूँ क्या? बात यह है कि काला कपड़ा हमारी परंपरा में अशुभ माना जाता है। अदालत भी एक पूज्य स्थल है जहाँ मैं धर्म और परंपरा के साथ जाना ही उचित समझता हूँ। क्या बात है? बात बताता हूँ। आप दोषी हैं तो आपने अपना दोष मुझसे क्यों छिपाया? क्योंकि मैं जानता हूँ यदि आप जानते कि मैं ही दोषी हूँ तो आप मेरा केस कभी नहीं लेते। आप दोषी हैं तो आपको दंड भुगतना ही होगा। और भी वकील है इलाहाबाद में, आप उनके पास चले गए होते, मेरा धर्म क्यों भ्रष्ट कराते? महाराज जी 90% केस तो हम पहले ही जीत चुके हैं। यदि आप चुप भी रह लेंगे तो वैसे ही जीत जाएंगे। यह असंभव है, तुम्हें दंड भुगतना होगा। आप जितने रुपए कहिए मैं उतने दे सकता हूँ। चुप रहने के बदले आपका कर्ज, आपकी जीवन दशा, पीढ़ियों का भविष्य सब बदल जाएगा। अपने दौलत किया कहीं और दिखाओ, दबाव डालो। जो सक्षम है किसी कुशल वकील की फीस भर सकता है वह हमेशा विजयी रहता है। इस व्यवस्था में निर्बल के लिए न्याय नहीं। इसलिए वह आपके पास आया था कि वो मुकदमा नहीं हारेगा। मेरा मन इस वस्तालक की उकसाता जा रहा है। मेरे भीतर से मेरा देश, मेरा समाज कहीं कम न हो जाए, इसका डर मुझे लगातार बना रह रहा है। शक्ति से न्याय पाने की एक प्रक्रिया तो अधर्म ही है। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। न्याय और सत्य का पक्ष लेके आप देश और समाज का कल्याण भी तो कर रहे हैं। हिंदू हॉस्टल बनाना, नागरिक को अदालत में प्रवेश दिलाना, सब कुछ देश और समाज का कल्याण भी तो है। फिर भी अपनी आकांक्षा को विराम मत दीजिए, घर की चिंता मत कीजिए। हम देश और समाज के लिए जितना अर्पित हो सकेंगे हो जाए। इस घटना का मालवीय जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। वकालत के पेशे से उनकी रुचि बढ़ती गई। इन दिनों वे अपने बचपन के स्वप्न और विराटतम लक्ष्य शिक्षा की सर्वसुलभता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उन दिनों आधुनिक ढंग के शिक्षण संस्थान या तो थे ही नहीं या ब्रितानी हुकूमत की साजिश का हिस्सा थे। इसी सिलसिले में उन्होंने सन 1898 में एनी बेसेंट की अगुवाई में हो रहे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में यथासंभव योगदान दिया। महामना जी विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना को लेकर के उन दिनों काफी चिंतित रहने लगे थे। इसी संदर्भ में सन 1905 में काशी के टाउन हॉल में मदन मोहन मालवीय द्वारा पढ़ा गया विश्वविद्यालय का प्रस्ताव ऐतिहासिक है। इस सभा की अध्यक्षता बीएन महाजन ने की। साथ ही काशी नरेश, दरभंगा नरेश, एनी बेसेंट आदि ने अपनी सहमति प्रकट की। 31 दिसंबर 1905 का यह दिन और टाउन हॉल का यह स्थल इतिहास में अमर होने वाला है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। मालवीय जी। भारत के प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को बड़ी समष्टि की इकाई समझकर उसके हित के लिए जीवित रहे और काम करे। लोक कल्याण और लोक संग्रह को परम पुरुषार्थ समझे।
काशी में हम जिस विश्वविद्यालय के स्थापना के महान संकल्प के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म के पोषक सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए धर्म शिक्षक तैयार करना, संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन की अभिवृद्धि करना, भारतीय भाषाओं तथा संस्कृत के द्वारा वैज्ञानिक तथा शिल्पकला संबंधी शिक्षा में योग देना। यह योजना सभी शासकों, संभ्रांतों, धर्माचार्यों, शिक्षाविदों एवं नेताओं के विचारार्थ इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि वह प्रवर्तकों को अपने विचारों से अवगत कराएं तथा इसमें संशोधन तथा सुधार हेतु सुझाव दें, ताकि यह विकासमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से लोगों की भौतिक समृद्धि की अभिवृद्धि में प्रभावी साधन साबित हो सके तथा वह अपने पवित्र ग्रंथों की शिक्षा के आधार पर अधिक पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत कर सके।